Logical day, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions. तो आज हम 2 जून के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, जो भी न्यूज़पेपर से पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं. पहला क्वेश्चन है आज का. रिसेंटली सिटीज 2.0 इज इन न्यूज. सिटीज 2.0 जो है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था. Cities 2.0 aims to provide support to selected projects that promote circular economy practices at the city level. What does cities stands for? Cities stands for options है city investment to innovate, integrate and sustain, central investment for infrastructure and innovation scheme, clean India transforming urban infrastructure and sustainability, and comprehensive initiative for transformation of Indian urban infrastructure and sustainability. इसका जो करेक्ट आंसर है cities जो है it stands for city investments to innovate, integrate and sustain. तो ये एक प्रोग्राम है which aims to provide support to selected projects that promote circular economy. सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ये जो स्कीम है सिटीज वो स्टार्ट की गई है. इसके अलावा इट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एट सिटी लेवल. जो भी सिटी का वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये जो प्रोग्राम है वो फोकस करता है सिटीज 2.0. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सिटीज 2.0 प्रोग्राम. इसका ड्यूरेशन क्या रखा है इसमें. इसका जो ड्यूरेशन है वो है 2023 टू 2027. तो इसके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का जो टारगेट ईयर है वो है 2027. 2023 से 2027 तक ये जो प्रोग्राम है वो चलने वाला है सिटीज 2.0. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मार्ट सिटीज आर एलिजिबल टू रिसीव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट अंडर सिटीज 2.0. कितनी सिटीज को इसमें, कितनी स्मार्ट सिटीज को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट. तो अप टू 18 सिटीज जो है उनको इसमें आइडेंटिफाई किया गया है फॉर द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट. अगला क्वेश्चन है एज पर द रिसेंट न्यूज द स्टेज इज ऑल सेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द सेलिब्रेशंस ऑफ 10th ईयर ऑफ तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन. 2 जून 2014 को जो था आपका तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुआ था. 29th स्टेट बना था ये, सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना आपका 29th स्टेट बना था 2 जून 2014 को. इस साल इसके 9 इयर्स कंप्लीट हो गए और अगले साल जो है इसके 10 इयर्स कंप्लीट होने वाले हो. तो जिसको 10 इयर्स को कमेमोरेट करने का जो वर्ष है वो चालू हो गया है. विच स्टेट इज रिफर्ड टू एज द आंध्र प्रदेश रेसिडुरी आफ्टर द रिऑर्गेनाइजेशन. आंध्र प्रदेश रेसिडुरी के नाम से किसे जाने लगा था आफ्टर द रिऑर्गेनाइजेशन. 2014 का जो एक्ट था आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके बाद में आंध्र प्रदेश रेसिडुरी किससे जाना जाने लगा था. ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद एंड नन ऑफ द अबव. तो इसमें ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश जो था उसी को आंध्र प्रदेश रेसिडुरी का नाम दिया गया था. 2 स्टेट्स इससे फॉर्म हुए थे आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. तो आंध्र प्रदेश रेसिडुरी इसको नाम दिया गया है. आंध्र प्रदेश रेसिडुरी एंड तेलंगाना 2 स्टेट जो थे वो फॉर्म किए गए थे. तो इसको रेसिडुरी समझ करके आपको तेलंगाना मार्क नहीं कर देना है. ऐसा ना लगे कि रेसिडुरी है तो शायद तेलंगाना को इसका नाम दे दिया गया हो, पर आंध्र प्रदेश को ही आंध्र प्रदेश रेसिडुरी का नाम दिया गया था और तेलंगाना जो था वो सेपरेट स्टेट बना था. 29th स्टेट बना था आपका इंडिया का. Which authority has the original jurisdiction to decide disputes between states in India? तो जब भी किसी ऐसे स्टेट्स की डिमांड होती है, अलग स्टेट्स की डिमांड होती है, तो काफी जो है डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स. तो जो भी डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, स्टेट या सेंटर के बीच में, या फिर 2 स्टेट्स या सेंटर के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो लगाई जाती है और इसकी जो अथॉरिटी होती है वो होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास में. सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 131 है, इसमें मेंशन है आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो 131 आर्टिकल में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द 2 स्टेट्स, बिटवीन सेंटर और स्टेट, और बिटवीन 2 स्टेट्स एंड द सेंटर, तो इसके लिए जो भी रिजॉल्विंग अथॉरिटी है वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू रिजॉल्व सच इंसिडेंट, सच डिस्प्यूट्स. इसके अलावा और कौन से ज्यूरिसडिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो एक होता है आपका एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो भी आपका सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, मेंशन अंडर आर्टिकल 132 टू 134. 132 से 134 के बीच में आपकी एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होते हैं. इसके अलावा रिट ज्यूरिसडिक्शन भी होता है
जो कि आपका आर्टिकल 139 में मेंशन है। और लास्ट होता है आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसमें प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि मेंशन है आपके आर्टिकल 143 में। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, और कौन कौन से ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो 4 ज्यूरिस्डिक्शन है: ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन, रिट ज्यूरिस्डिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। 6th क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया नेपाल साइंड पैक्ट्स ऑन एनर्जी ट्रांसपोर्ट। रिसेंटली नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड, वो इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं। तो इंडिया और नेपाल ने एनर्जी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ पैक्ट्स जो हैं वो साइन किए हैं। विच सर्किट डिड पीएम मोदी एंड नेपाल पीएम प्रचंड दहल अग्री टू एक्सपेडिट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू? कौन से प्रोजेक्ट रिसेंटली इनॉग्रेट किए हैं पीएम मोदी ने और नेपाल के जो पीएम है पुष्प कुमार दहल? तो रामायण सर्किट का जो प्रोजेक्ट है उसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। रामायण सर्किट जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में बनने वाला है, उसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया है दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स ने। 7th क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द रिसिपिएंट ऑफ नेपाल्स हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट्स थ्रू इंडियन टेरिटरी? नेपाल का जो हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट है वो किस कंट्री तक भेजा जाने वाला है? वाया इंडिया, इंडिया के रास्ते से ये भेजा जाने वाला है नेपाल का हाइड्रो पावर। तो ये किस कंट्री को भेजा जाने वाला है? तो ये बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाने वाला है नेपाल के द्वारा। नेपाल से हाइड्रो पावर जो बांग्लादेश भेजी जाने वाली है वाया रूट ऑफ इंडिया, इंडिया के रूट से ही ये जो हाइड्रो पावर है वो पहुंचने वाली है। व्हाट इज द टारगेट सेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट फ्रॉम नेपाल? हाइड्रो पावर तो जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाने वाला है नेपाल के द्वारा, परंतु यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडिया भी नेपाल से लेने वाला है, इंडिया में भी इंपोर्ट होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी। तो 10,000 मेगावाट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका टारगेट सेट किया गया है, और रिसेंटली इसके बारे में भी बात की गई है बिटवीन दी 2 प्राइम मिनिस्टर्स। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स में एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में भी बात इसमें की गई है। 9th क्वेश्चन है, रिसेंटली द म्यूरल इन न्यू पार्लियामेंट हैड ड्रॉन अटेंशन व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो अभी रिसेंटली एक म्यूरल जो था वो काफी चर्चा में रहा था। एक अखंड भारत का एक मैप था जिसमें जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी जो कि बर्थ प्लेस है बुद्धा का, इसको इंडिया के मैप में शामिल कर लिया गया था। और जो नेपाल है वो ऐसा मानता है, उनका एक कल्चरल इंपॉर्टेंस है लुम्बिनी से, क्योंकि नेपाल हमेशा से ये मानता रहा है कि लुम्बिनी जो है वो नेपाल का ही पार्ट है, और नेपाल के मैप में भी वो हमेशा से दर्शाया गया है। तो इसके से रिलेटेड काफी डिस्प्यूट जो है दोनों ही कंट्रीज में देखने को मिले हैं, तो ये काफी चर्चा में रहा था ये म्यूरल। इसी तरह से आपको इंडिया नेपाल और इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं वो अभी काफी डिस्प्यूटेड चल रहे हैं। दोनों ही कंट्रीज के साथ में इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफी डिस्प्यूटेड है। तो इससे रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी है वो भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यदि दोनों कंट्रीज के बीच में कोई रिवर है, कोई माउंटेन्स है, या फिर कोई बॉर्डर है, बॉर्डर का नाम है, अलग नाम है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यदि इनके बीच में पैसेज बनता है, इंडिया नेपाल रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इनके बीच में यदि कोई पैसेज बनता है तो काफी प्रोबेबिलिटी है कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी है टाइम टू टाइम उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, और साथ में आपको मैप के थ्रू, मैप के माध्यम से भी आपको इसको देखना है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी रिवर जो है वो बॉर्डर बनाती है? ऑप्शन है काली, गंगा, गोमती और सरस्वती। तो काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है। काली रिवर ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड का काला पानी एक एरिया है, वहां से निकलती है काली रिवर, और ये इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ काली रिवर इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में काली रिवर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शारदा। उत्तराखंड में इसे शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और ये उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है घाघरा से। घाघरा रिवर जो है उससे जाकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश में, और घाघरा रिवर जो है वो फाइनली मिलती है गंगा में। तो ये भी आपको याद रखना है कि काली जो है वो काली कहाँ पे मिलती है? घाघरा में मिलती है, और घाघरा फाइनली कहाँ मिलती है? गंगा में। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो ड्रेनेज सिस्टम है काली का वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 11th क्वेश्चन है, एज पर लॉ कमीशन सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन्ड बट विथ सेफगार्ड्स। रिसेंटली सेडिशन लॉ से रिलेटेड भी काफी चर्चाएं जो है चल रही हैं न्यूज में।
ऐसा कहा जा रहा था कि सेडिशन लॉ जो है वो कॉलोनियल लेगेसी है सेडिशन लॉ, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। पर जो लॉ कमीशन है उसने ऐसी रिकमेंडेशंस दी हैं कि ये जो सेडिशन लॉ है उसको सिर्फ ये ग्राउंड नहीं हो सकता हटाने का कि वो एक कॉलोनियल लेगेसी है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कॉलोनियल लेगेसी हैं और उनको हम फॉलो करते आ रहे हैं। इसलिए सेडिशन लॉ को भी ये ग्राउंड नहीं बन सकता है कि वो कॉलोनियल लेगेसी है, इसलिए उसे हटा देना चाहिए, परंतु उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। उसको उसमें कुछ भी अमेंडमेंट, कोई जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स है वो किए जा सकते हैं और उसको रिटेन करना चाहिए हमें। तो ऐसा लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है। तो क्वेश्चन है लॉ कमीशन से रिलेटेड कि हु ओरिजिनली, सेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु ओरिजिनली ड्राफ्टेड द सेडिशन लॉ इन इंडिया। सेडिशन लॉ किसने ड्राफ्ट किया था इंडिया में? तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है थॉमस मैकले, जेम्स स्टीफन, ब्रिटिश मोनार्की और इंडियन लॉ मेकर्स। तो थॉमस मैकले जो थे उन्होंने सेडिशन लॉ जो था वो ड्राफ्ट किया था 1837 में। 1837 में थॉमस मैकले ने सेडिशन लॉ ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडिशन इज अ क्राइम मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेडिशन एक क्राइम है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के बारे में हम बात करें तो 1860 में इंडियन पीनल कोड जो था वो आया था। और सेडिशन जो है वो आपका मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 124 ए। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124 ए में मेंशन्ड है आपका सेडिशन लॉ। और ये ओरिजिनली जो इंडियन पीनल कोड था उसमें नहीं था, 1860 में ये नहीं था, 1870 में ये इंक्लूड किया गया था। 1870 में ये सेक्शन 124 ए इंक्लूड किया गया था इन दी इंडियन पीनल कोड 1860। तो याद रखना है कि ओरिजिनल फॉर्म में ये नहीं था इंडियन पीनल कोड के, बाद में इसको एड ऑन किया गया है। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ये काफी न्यूज में था, अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ऋतुराज अवस्थी जो है वो 22nd लॉ कमीशन के आपके चेयरमैन है। व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया फॉर्म। इंडिया का पहला लॉ कमीशन कब फॉर्म किया गया था? तो इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन है वो 1834 में फॉर्म किया गया था। 1834 में टीबी मैकोले, तो ये टीबी मैकोले ने ये 1834 में लॉ कमीशन जो था फॉर्म किया था पहली बार। और उसके बाद जो आफ्टर इंडिपेंडेंस की यदि हम बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार 1955 में लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया, और जिसके चेयरमैन थे आपके एमसी सेतलवाद। एमसी सेतलवाद फर्स्ट लॉ कमीशन के भी चेयरमैन थे, एज वेल एज ही वाज आल्सो द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल भी थे, पहले अटॉर्नी जनरल थे आपके एमसी सेतलवाद, साथ ही साथ में लॉ कमीशन के भी पहले चेयरमैन थे एमसी सेतलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पीरियोडिक टेबल चैप्टर ड्रॉप्ड फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक इन रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज एज पर दी एनईपी 2020। एनईपी 2020 के कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसके कारण काफी सिलेबस में जो है चेंजेस हमें देखने को मिले थे, हिस्ट्री में भी काफी चेंजेस देखने को मिले थे। साथ ही साथ अब रिसेंटली पीरियोडिक टेबल को क्लास 10 से ड्रॉप कर दिया गया है। तो एनईपी में एक असेसमेंट प्लेटफॉर्म था परख नाम से, उसका जो फुल फॉर्म है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि परख का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनईपी 2020 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे पैसेज पूछा जा सकता है, इससे जो भी इसकी रिकमेंडेशंस है, इसकी जो कमेटी है उसके बारे में भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये जो परख है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनईपी 2020 का। 16th क्वेश्चन है एज पर रिसेंट न्यूज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज इन नियर फ्यूचर। व्हाट इज इंडियाज करेंट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इंडिया की करेंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? अभी कुछ टाइम पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है आर के सिंह मिनिस्टर है करेंटली एमएनआरई के, तो इन्होंने राज्यसभा में क्वेश्चन आंसर्स राउंड के दौरान बताया है, ये डेटा प्रेजेंट किया था कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो करेंटली है 168.96 गीगावाट। 168.96 गीगावाट जो है करेंटली इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है एज पर दी आंसर राउंड सेशंस टेकन प्लेस इन दी राज्यसभा। ये डेटा जो है वो ऑथेंटिक डेटा है कि 168.96 गीगावाट जो है वो करंट कैपेसिटी है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी इन इंडिया। किस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो हाईएस्ट है इंडिया में? ऑप्शन है सोलर पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर और बायो।
तो इसका करेक्ट आंसर है सोलर पावर। सोलर पावर जो है वो हाईएस्ट है, और ये बात भी उसी रिपोर्ट में प्रेजेंट की गई थी ड्यूरिंग दी क्वेश्चन आंसर सेशंस इन दी राज्यसभा। इसका जो डेटा है वो निकल के आता है 64.38 गीगावाट। 64.38 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी है, 51.79 गीगावाट जो है वो हाइड्रो पावर है, 42.02 गीगावाट विंड पावर है, एंड 10.77 गीगावाट जो है वो बायो पावर है। तो हाईएस्ट जो है सोलर पावर, उसके बारे में आपको याद रखना है कि 64.38 गीगावाट है। साथ ही टोटल जो है वो आपका है 168.96 गीगावाट। तो ये याद रखना है, ये दो डेटा याद रखना है, जो टोटल है उसका डेटा याद रखना है, और सोलर पावर जो कि हाईएस्ट है उसका डेटा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कंपनी एल्स्टम विल बिल्ड 100 वंदे भारत ट्रेन। किस कंट्री की ये कंपनी है एल्स्टम जो कि 100 वंदे भारत ट्रेन को डेवलप करने वाली है। एल्यूमिनियम बॉडीड ये ट्रेन जो है वो बनने वाली हैं। तो ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है एल्स्टम, जिसने रिसेंटली बिड जो है वो जीत ली है। एक हैदराबाद हैदराबाद की कंपनी थी मेधा सर्वो ड्राइवर्स, और एल्स्टम, इन दो कंपनीज ने बिड किया था इसमें, जिसमें एल्स्टम जो है उसने ये बिड जीत ली है विद द 150.9 करोड़ पर ट्रेन। इनके इनका जो अमाउंट था, इनका जो बजट आउटले था वो ये था कि 150.9 करोड़ में ये एक ट्रेन बना के देंगे। तो इसने ये बिड जीत ली है, जबकि मेधा जो सर्वो ड्राइवर जो था उसने 169 करोड़ का जो कोटेशन था वो दिया था। तो एल्स्टॉम याद रखना है कि एल्स्टॉम विल बिल्ड 100 वंदे भारत ट्रेन, एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन है ये, और ये फ्रांस की कंपनी है। 19th क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द टर्बो यूपीआई टू एंश्योर फास्टर ऑनलाइन पेमेंट्स। फास्टर ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए टर्बो यूपीआई किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है, किस फिनटेक कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है? ऑप्शन है फोन पे, गूगल पे, रेजर पे एंड भीम। इसका करेक्ट आंसर है रेजर पे। रेजर पे ने रिसेंटली टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है अपना, और इसने क्लेम किया है इट इज द फास्टेस्ट ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इसके साथ भी जो पेमेंट फेलियर्स के जो भी इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं वो भी इससे रिड्यूस होंगे, ऐसा भी इस कंपनी का क्लेम है। तो देखते हैं इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, ये इसके जो क्लेम्स हैं वो ग्राउंड पे भी देखने को मिलते हैं या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल स्टील रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सीएमडी रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है अनिल चौधरी, सोमा मंडल, अमिताभ मुखर्जी एंड अमरेंदु प्रकाश। तो अमरेंदु प्रकाश जो है उनको रिसेंटली सीएमडी अपॉइंट कर दिया गया है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, स्टील रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सीएमडी है उसको अमरेंदु प्रकाश को अपॉइंट कर दिया गया है। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट वाज इन न्यूज, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट? तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट जो थी वो थी नाविक। इसके बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। नाविक जो है इंडिया का पहला सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है। कल के लिए क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री, किस कंट्री में आईआईटी मद्रास अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है वो एस्टेब्लिश करने वाला है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदिज्ञ।